यूपीपीसीएस के इस एग्ज़ाम में मतलब मैक्सिमम जो छात्र है उनके सफल होने की संभावनाएं प्रबल है। बस अब आयोग का आंसर की और रिजल्ट आ जाए। आई होप बेहतर परिणाम हम लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष अधिकांश छात्रों का प्रीलिम्स में हुआ है। ठीक है, अब बात करें कि उनका प्रीलिम्स में हुआ क्यों है। कारण तो कुछ ना कुछ होगा ना उनके होने का प्रीलिम्स में। तो उनके होने का प्रीलिम्स में सबसे मुख्य कारण ये है कि उनका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और करंट, ये तीन चीज़ें बहुत मजबूत थी। हालांकि करंट का ज़्यादा एरिया था नहीं तो इसलिए, लेकिन जितना था, जितना कराया उसमें करंट का पूरा आया, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज ये कि वे कहीं ना कहीं पहले से मुख्य परीक्षा की तैयारी करते चल रहे थे। जैसा कि हमारा इससे पहले भी मुख्य परीक्षा का बैच बना हुआ है। कई जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो मुख्य परीक्षा के बैच से उनको, और जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए उनको बार बार फोर्स किया जा रहा था उससे उनको प्रश्न मिल गए। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों की तरफ से, यानी हम जो एक गाइडेंस पे उनको लेके चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर उनको ले जाएगा। अब इस चीज को भी मतलब हमको पूरी उम्मीद हो चुकी है कि जिस धारा पे या जिस रास्ते पे हम खुद चल रहे हैं और अपने छात्रों को लेकर के जा रहे हैं, उससे हमको आगे जाके बेहतर परिणाम ही देखने को मिलेंगे। पहले भी आप हमारे पूरे लेक्चर देखेंगे, उसमें अगर आप देखेंगे कि पहले भी हम जिन बिंदुओं पर फोकस करते थे उन्हीं बिंदुओं पर आयोग से प्रश्न देखे गए हैं। मेंस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। तो इन सब और जिस भी टॉपिक को, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, इन्वायरमेंट पढ़ाती हूँ, भले ही मैं उसको पीटी के दृष्टिकोण से पढ़ाती हूँ, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं मेंस टाइप का ही होता है। भले ही मेरे सब्जेक्ट लंबे खींचते हैं, लंबे चलते हैं, लेकिन उससे बेहतर परिणाम आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी एक सफलता है। मतलब इस वर्ष तो है ही, इस चीज़ की मतलब बहुत खुशी है, अच्छी बात है। चलो, अब यहाँ पर बात ये है कि अब ये जून का तो पीटी हो गया, अब आने वाले जून के पीटी को हमको टारगेट करना है, यानी कि हमको वर्ष 2023 को टारगेट करना है। अब इस वर्ष 2023 को टारगेट करने के लिए अब साल भर है हमारे पास। साल भर हम पीटी ही तो नहीं पढ़ते रहेंगे, ना ही कोई मतलब है। मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, पीटी अपने आप निकल जाएगा। इसलिए ये जो समय है आपके पास एक वर्ष का, इस एक वर्ष के समय को आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि इसमें आपका पीटी तो निकले ही निकले, और पीटी निकल जाए तो आपका मेंस ना रुके। और मेंस ना रुके इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैं अभी कुछ चीजें बताऊंगी, उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है और बिल्कुल उसी दिशा में चलते रहे। 365 दिन पढ़ाई करनी है। एक दिन, एक महीना, 15 दिन या 20 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पीटी के समय अगर आप साल भर पढ़ रहे हो और पीटी के लिए सिर्फ आप एक महीना पहले अगर फैक्ट उठा करके पढ़ ले रहे हो तो आपका काम इतने आसानी से चल सकता है, आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल सकता है। ठीक, दूसरी बात कि सबसे पहले अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका जो मेंस है, यूपीपीसीएस का जो मेंस है, उसका सिलेबस किस प्रकार डिजाइन है। हालांकि पूरे सिलेबस के बिंदु पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन मैं पेपर पर आपके चर्चा कर दूंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो टीचर होगा फिर वो अपने अपने सिलेबस पर आपसे समय दर समय चर्चा करता रहेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने सब्जेक्ट की चर्चा करूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपके पूरे 6 पेपर के बारे में चर्चा और उसके नंबर और कितना नंबर आपको गेन करना है कि आपको एसडीएम की पोस्ट मिले, वहां तक की बात मैं आपके साथ यहां पर करना चाहूंगी विथ ऑप्शनल मिला के। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अगर आप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, हमको क्या देखना है, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा में हमको कितने प्रश्न पत्र देखने हैं, तो हमको 6 प्रश्न पत्र पर बात करनी है। कौन कौन से आप प्रश्न पत्र देखेंगे, तो सबसे पहला आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहला आपको मिलेगा सामान्य हिंदी। आपको क्या मिलेगा, पहला प्रश्न पत्र आपको मिलेगा सामान्य हिंदी का। और ये जो सामान्य हिंदी जिसमें कि आपको ग्रामर वगैरह पढ़नी है, गद्यांश वगैरह पढ़ने हैं, ये टोटल नंबर इसके आपको कितने
कितने मिलेंगे 150। यानी कि जो सामान्य हिंदी का आपका पेपर होगा वो कितने अंकों का होगा, आपका 150 अंकों का होगा, 150 अंकों का होगा। ठीक है, दूसरा पेपर जो होगा आपका वह होगा निबंध का पेपर। कौन सा होगा, निबंध का पेपर। और ये जो आपका निबंध का पेपर है ना, ये आपका होगा 150 अंकों का। निबंध का भी कितना होगा, 150 अंकों का। यानी कि ये दोनों कुल मिला के, हिंदी और निबंध मिला के आपको कितने अंक है आपके, तो 300 अंक आपको हिंदी और निबंध में तैयार करने। पूरे 300 अंक का तो हमको तैयार नहीं करना, कुछ ही हम अंक हमको इसमें चाहिए, तो वो कैसे प्राप्त होंगे वो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, है ना। तीसरा जो आपका पेपर है वह है आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन 1, अध्ययन सामान्य अध्ययन 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सामान्य अध्ययन का आपका फर्स्ट पेपर है, यह आपका कुल होता है 200 अंकों का। कितने अंकों का होता है, 200 अंकों का होता है। और इसमें 2 सब्जेक्ट है, इसमें कितने सब्जेक्ट है आपके, 2 सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट कौन से है, एक तो है आपका इतिहास, एक कौन सा है आपका इतिहास, और दूसरा है आपका भूगोल। कौन सा है आपका, एक है इतिहास और दूसरा है आपका कौन सा, भूगोल। इतिहास को अगर आपने सिलेबस को चेक किया है या आपने सिलेबस देखा है, तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर के जो पॉइंट दिए गए हैं, उसमें 1 से लेके 9 तक के किसके बारे में चर्चा है, इतिहास के सिलेबस के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद भूगोल का आप देखेंगे तो 10 से लेके 17 तक, लेकिन 16वें अंक को छोड़ देना, क्योंकि 16वां अंक उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में इतिहास, कला, साहित्य, इन सब के बारे में ये बात करता है। तो ये वाला पोर्शन किस में आ जाएगा, आपके इतिहास वाले पार्ट में ही आ जाएगा। और 16 को छोड़ करके 10 से 17 तक के जो पॉइंट है, इसमें आपको पूरे भूगोल विषय की जानकारी प्रदान करना है, यानी भूगोल विषय की जानकारी आपको प्राप्त करनी है। इसमें से जो 17वां नंबर है, इसमें उत्तर प्रदेश का विशेष भूगोल के संदर्भ में बात की गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में जैसे संसाधन हो गए, खनिज हो गए, अन्य जो वन्य प्राकृतिक आपदाएं, पर्यटन, ये सारी जो चीजें हो गई, वो सब आपको किसमें पढ़ना पड़ता है, इसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न आते भी है और आपको पढ़ना भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गए 2 पेपर। तीसरा पेपर आपका काय का होता है, तो तीसरा होता है आपका सामान्य अध्ययन। भूगोल के अभी एक टॉपिक की मैं बात करूंगी, लेकिन पूरे बता देने के बाद, है ना, क्योंकि भूगोल मैं ही पढ़ाने वाली हूं और इस सिलेबस से, यूपीपीसीएस के आपके मेंस के सिलेबस से और कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वो भी मैं आज आपको चर्चा कर दूंगी। क्योंकि जो आप सामान्य अध्ययन 3 का पेपर देखेंगे, उसमें जैसे पर्यावरण परिस्थितिकी हो गया, आपदाएं हो गई, ये सब आप मुझसे ही पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन चीजों को आप देख लेंगे। अब यहाँ पर अगला जो पेपर होगा वह होगा आपका सामान्य अध्ययन 2 का। किसका होगा, सामान्य अध्ययन 2। और इस सामान्य अध्ययन 2 में आपको मुख्य तौर पर राजनीति विज्ञान, क्या रहेगा आपका, राजनीति विज्ञान रहेगा। राजनीति विज्ञान उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में यहाँ पर भी रहेगा। और इसमें एक और आपका टॉपिक जुड़ता है, वह है आपका समसामयिकी घटनाक्रम। समसामयिकी घटनाक्रम, यानी कि जितने भी आपके क्या हो रहे हैं वर्तमान में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं हो रही है, उसमें से जो मुख्य घटनाएं हैं, जैसे G20 का क्या महत्व है, क्वाड देशों का क्या महत्व है, पूर्वी आर्थिक सम्मेलनों का भारत के संदर्भ में क्या महत्व है, ब्रिक्स का भारत के संदर्भ में क्या महत्व है, इस तरीके से जो करंट से संबंधित या करंट से जुड़ी हुई जानकारी है, उसके बारे में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये भी जो आपका होता है तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन 2 का, यह भी आपका कितना होता है, 200 अंकों का होता है। तो अभी आपने 3 पेपर देखे, सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। 200 इसके, 200 इसके और 300 इसके, कितने हो गए, 4 और 3 7। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि बोर्ड अपना ऐसा है, तो यहाँ पर 700 अंक के बारे में हमने देख लिया कि 700 अंक के ये 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है,
अब और आपके बचे हैं बाकी पेपर, तो उसके बारे में आप देख लो, है ना, उसके बारे में भी आप देख लो। तो अब सामान्य अध्ययन 3 की बात करेंगे। अगला क्या है आपका? सामान्य अध्ययन 3। सामान्य अध्ययन अध्ययन 3, ठीक है, ये होगा आपका सामान्य अध्ययन 3। सामान्य अध्ययन 3 में आप देखेंगे कि आपको जो पहले बिंदु मिलेंगे उसमें 1 से लेकर 9 तक के जो बिंदु है ये कौन से है? आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ये आपकी अर्थव्यवस्था के टॉपिक है, मतलब इकोनॉमी आपको सामान्य अध्ययन 3 में देखना है, ठीक है। इसके बाद इसके टॉपिक की चर्चा जो संबंधित विषय का टीचर होगा वो आपके साथ करेगा, ठीक है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो कुछ टॉपिक है उससे जरूर मेरा लेना देना है, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो टॉपिक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला संभवतः यही है कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, फिर आगे थोड़ा देखा जाएगा, सोचा जाएगा ना। दूसरा जो इसका इसमें जो एक और टॉपिक है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये भी मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाने की पूरी प्रबल संभावना है। फिर आगे देखा औद्योगिकी, फिर आगे देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उस आधार पर देखा जाएगा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्म है कि ये टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगी, इसलिए भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो MSc CS वगैरह है वो इसी से हुआ है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं ही पढ़ा दूंगी आप लोगों को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो फिर आगे देखा जाएगा इस बारे में, है ना। इसमें जो नैनो प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर वगैरह है, जो साइबर सुरक्षा वाले टॉपिक है, वो सब आपको यहीं पे पढ़ने होंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपको किस में पढ़ना है? वो आपको सामान्य अध्ययन 3 में पढ़ना है। सामान्य अध्ययन 3 का पेपर आपका अर्थव्यवस्था और सूचना संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इस प्रश्न पत्र को हल करने का एक और जबरदस्त तरीका है, वो ये है कि इसके जो टॉपिक है या इसका जो सिलेबस में बिंदु दिए गए हैं उसको बिंदुवार बिल्कुल तैयार कर लिया जाए, और इसके लिए योजना और कुरुक्षेत्र आती है, हर महीने की आती है योजना और कुरुक्षेत्र। योजना और कुरुक्षेत्र में क्या होता है कि हर मंथ किसी ना किसी एक या दो टॉपिक पर इसमें चर्चा होती रहती है। मतलब कि कुछ विशेष विषय विशेषज्ञ होते हैं, कुछ पत्रकार होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो अपने विचारों को उस संबंधित योजना से या उस संबंधित कार्यक्रम से अपने विचारों को रखते हैं, भारत का डाटा रखते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इस थर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हर महीने योजना कुरुक्षेत्र को पढ़े। योजना कुरुक्षेत्र को पढ़ने के बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाला जाए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकालने के बाद आपके सिलेबस से संबंधित बिंदु के साथ जिस टॉपिक का वो जो सब्जेक्ट के बारे में दिया है योजना या कुरुक्षेत्र में, जिस टॉपिक से वो आपके सिलेबस के जिस टॉपिक से जुड़ा है उस टॉपिक के साथ उसको लगा लिया जाए, उन इंपॉर्टेंट बिंदुओं को, ठीक है। वर्ष भर अगर आपने इसको पढ़ा तो आपका थर्ड पेपर जो आप लोगों को कठिन लगता होगा, सबसे ज्यादा आसान आपको थर्ड पेपर ही लगने लगेगा, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात योजना कुरुक्षेत्र के संबंध में, और भी मैगजीन आती है, बहुत सारी मैगजीन के पीछे नहीं भागना है। मैं नॉर्मल मेंस की बात कर रही हूँ, वो भी यूपी PCS की, ना कि UPSC की। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा मैगजीन के पीछे ना भागें, सिर्फ योजना और कुरुक्षेत्र अगर आपने कर लिया तो आपका काम बहुत आसान से बहुत बेहतर तरीके से बन सकता है, ठीक है।
इसकी दूसरी महत्वता, योजना और कुरुक्षेत्र की दूसरी महत्वता ये है कि ये आपको निबंध में भी काम आएगी। निबंध के जो आपके टॉपिक होते हैं, पर्यावरण से जुड़े, सामाजिक मुद्दों से जुड़े, आर्थिक मुद्दों से जुड़े, विज्ञान प्रौद्योगिकियों से जुड़े, कला साहित्य से जुड़े, ये जो विभिन्न प्रकार के आपके उसमें टॉपिक दिए गए हैं, 8-9 कुल टॉपिक है, उस टॉपिक से ही आपको निबंध रखे जाते हैं। ठीक है, तो वो जो टॉपिक दिए हैं उनमें जो निबंध है, निबंध के लिए देखो क्या करना है। एक तो आप जीएस पूरी पढ़ेंगे मेंस स्तर की, उससे आपके निबंध को मजबूती मिलेगी। दूसरा आप पढ़ेंगे योजना कुरुक्षेत्र, तो उससे अपडेटेड या कौन सी चीजें चर्चा में रही है, कौन सी चीजें चर्चा में नहीं रही है, उन सबसे संबंधित आपको इसमें जानकारी मिलेगी। तो वो सीधा जाके आपके निबंध में आपको क्या दिलाएगी, नंबर दिलाएगी, नंबर दिलाएगी। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो सामान्य अध्ययन आपका 4 होगा, सामान्य अध्ययन 4, ये सामान्य अध्ययन 4 आपका क्या है, इथिक्स है आपका। इसमें नीति शास्त्र आपको पढ़ना है, लोक प्रशासन पढ़ना है, अभिवृत्ति पढ़ना है। तो ये प्रशासन, अभिवृत्ति पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको किस में पढ़ना है, पेपर 4 में पढ़ना है। पेपर 4 का ज़्यादा इशू नहीं है, पेपर 4 का ज़्यादा इशू नहीं है। ये भी कितने का होगा आपका, 200 अंकों का होगा। ये भी कितने का होगा आपका, 200 अंकों का होगा। तो ऐसे ये कितने हो गए, 4 और 7 और 4 कितना हो गया आपका, 1100। तो यहाँ पर कितने अंक हो गए आपके, 1100 अंक हो गए। अब आपका एक और पेपर बचता है, वो क्या बचता है आपका, ऑप्शनल का पेपर। किसका बचता है, ऑप्शनल का। ऑप्शनल बहुत सोच समझ कर, अच्छे विचार गहन के साथ लीजिएगा। वो आपकी चॉइस है कि आप ऑप्शनल क्या लेना चाहते हैं। और ऑप्शनल ऐसे विषय को बनाना जो आपको पीटी में भी मदद करे, जो आपको मेंस में भी मदद करे। सब्जेक्ट से अलग हट के अगर आपके अंदर क्षमता है उस चीज को तैयार करने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि ज्यादा बर्डन ना हो, जीएस पेपर से ही रिलेटेड अगर ऑप्शनल आपको लेना है, तो मेरा मानना है कि या तो आप ज्योग्राफी ले, या तो आप पॉलिटी ले, या तो आप इसको क्या बोलते हैं, इतिहास को ले। ठीक है, ये सब्जेक्ट सीधे सीधे आपको मेंस और पीटी दोनों में आपके मददगार साबित होते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, बस उसी सब्जेक्ट को थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ता है, बस। ठीक है, इतना ही होता है ना। अब यहाँ पर अगला जो पेपर आपका बचता है वो ऑप्शनल का बचता है। ऑप्शनल के आपके पेपर 1 होगा और क्या होगा, पेपर 2 होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 के भी आपके 200 अंक मिलेंगे और पेपर 2 में भी आपको 200 अंक मिलेंगे। तो ये कुल कितने हो गए, 400। इसमें 400 प्लस कर दो तो टोटल जो आपको मेंस देना है उसमें आपके पास पूरे सब्जेक्ट के मिला के कुल कितने अंक हो जाते हैं, कुल 1500 अंक हो जाते हैं। कुल कितने अंक हो जाते हैं, तो कुल 1500 अंक आपके पास है, 1500 अंक। अब इस 1500 में से आपको कितने लाना है कि आपका क्या हो जाए, आपका मेंस हो जाए। अगर आपको बहुत बेहतर पोस्ट चाहिए, बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए, तो या कि आपको एसडीएम की पोस्ट चाहिए, आपको टॉप 10 में आना है, या कि आपको टॉप करना है, टॉप 5 में आना है, एक तरीके से मान के ये चलो एसडीएम की अगर पोस्ट चाहिए, तो आपके पास लगभग 925 से लेकर के अगर मैं मानूं तो 875 तक के अलग अलग कट ऑफ जाती है। लेकिन सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूं तो 925 से लेकर 875 तक के अंक आपके पास होने चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो कि 900 प्लस अंक आपको लाना है, 900 प्लस अंक आपको मेंस में गेन करना है, तभी जाके इंटरव्यू कॉल होगा। और इंटरव्यू के तो 100 ही नंबर है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अलग है। हालांकि उसके भी जुड़ेंगे, लेकिन मेंस अकेले की बता रही हूँ इंटरव्यू कॉल करने के लिए। वैसे तो 800 भी ठीक है इंटरव्यू कॉल के लिए, लेकिन अगर अच्छी पोस्ट चाहिए तो 900 प्लस अंकों का टारगेट लेकर के आपको चलना पड़ेगा।
900 प्लस अंकों का टारगेट लेके आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ये 900 प्लस अंक आएंगे कैसे? बात तो यही आ गई कि ठीक है इतने नंबर है, इतने नंबर हमको लाना है, ये 900 प्लस अंक हम लाएं कैसे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन, अध्ययन के साथ रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा बार किसी चीज को रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा बार रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों क्लियर होते चलेंगे। मेंस में आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? मेंस में आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। फैक्ट कहीं कहीं डाटे की आवश्यकता होती है तो वहां का डाटा तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये कॉन्सेप्ट बनेगा कैसे? एक तो टीचर आपको बना के बताएगा, वो चीज तो अलग है, टीचर पढ़ाते हुए बताएगा, लेकिन दूसरी चीज कि आपका यहाँ पर काम क्या है, आपको काम क्या करना है कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते चले। और किसी चीज को अगर आप एक बार से 2 बार 3 बार पढ़ ले तो वो चीज आपको भुलाई ना जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी का अध्ययन करना है, अध्ययन करना है। अब एनसीईआरटी का अध्ययन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि सबरी गए मार्केट में, सबरी उठा के लेके आ गए और पढ़ने बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, आपको कुछ ही 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 को 2 से 3 बार भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। कक्षा 11 की एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार पढ़ना, क्योंकि कक्षा 11 की भूगोल की एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, भौतिक भूगोल दिया गया है। और भौतिक भूगोल पूरे भूगोल को आधार प्रदान करता है, पूरे सब्जेक्ट को आधार प्रदान करता है। इसलिए कक्षा 11 की पुरानी वाली एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार पढ़नी चाहिए, ठीक है। कक्षा 12 की मानव भूगोल है, उसमें मानव भूगोल जैसे जनसंख्या वगैरह ये सब है उसमें, तो उसको अगर आप 3 से 4 बार भी पढ़ेंगे तो ठीक है, बाकी फिर जो क्लास में करा दिया जाएगा उससे आपका काम आराम से चल जाएगा, ठीक। दूसरी चीज ये कि कक्षा 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी के साथ क्या करना है, तो इसको अगर नई और पुरानी दोनों पढ़ो, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की अगर नई भी मिल रही है तो पुरानी से ही काम चल जाएगा। फिर इसका एक अदर ऑप्शन और बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर 6, 7, 8, 9 की अगर न्यू भी मिलती है तो न्यू भी पढ़ डाले। जिसके पास जैसी सुविधा हो एनसीईआरटी पढ़ने की, जैसा संसाधन उसके पास उपलब्ध हो, वो उस आधार पर काम करने लगे, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़े। पुरानी नहीं मिल रही है तो पुरानी के एवज में मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। खुल्लर महोदय का आपने नाम सुना होगा, खुल्लर महोदय जी का आपने नाम सुना होगा। खुल्लर महोदय जी की एक पुस्तक आती है सरस्वती भूगोल की। खुल्लर महोदय जी की एक पुस्तक आती है सरस्वती भूगोल की। ये जो सरस्वती भूगोल की पुस्तक है, यह 2 पुस्तक आती है नाम से, कक्षा 11 सरस्वती भूगोल कक्षा 11 और सरस्वती भूगोल कक्षा 12। तो ये कक्षा 11 और 12 में दिया क्या है, तो जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसका ही उसमें सार दिया गया है, बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो अगर आपको 11, 12 की पुरानी एनसीईआरटी नहीं मिल रही है, या आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनसे बचना चाहते हो, इन एनसीईआरटी से बचना चाहते हो, तो आप खुल्लर महोदय की सरस्वती भूगोल की ऑनलाइन मिलती है, आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हो और आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते, मतलब ऑनलाइन मंगा सकते हो और बकायदा उसको अपने तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आपको हो सकती है, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो दिक्कत आपको यहाँ पर ये हो जाएगी कि जो इनके कुछ शब्द है वो आपको टफ लगेंगे। अगर आपकी पर्यायवाची थोड़ी अच्छी नहीं है या आपको हिंदी को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है तो आपको इसके कुछ शब्द कठिन लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है,
या तो आप उस शब्द का डाल करके नेट पे आप उसका पर्यायवाची देख सकते हैं, या तो अगर आप हमसे जुड़ रहे, कैरियर पथ से जुड़े हैं, तो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं, या फिर आप उसको नेट पे ही आप देख सकते हो, या डिक्शनरी भी होती है उसमें देख सकते हो, या आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें आपको ये किया जा सकता है अगर ये नहीं मिल रहा है। और अगर ये सब मिल रहा है तो इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही लेने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी जो ज्योग्राफी में मैं क्लास नोट्स बनवाऊंगी, जो बनवाती हूं मैं सभी बच्चों से, बाकायदा क्लास नोट्स बनाती हूँ, जैसे ऑफलाइन में आप बनाते हैं क्लास में बैठ करके नोट्स, वैसे ही मैं मेंस में बनवाती हूँ। ऑप्शनल के भी हमारे यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी छात्र हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी जैसा मैं यहाँ से बोलती जाती हूँ एक तरीके से ऑफलाइन मोड में मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो वो बाकायदा अपने हाथ से नोट्स भी तैयार करते हैं और उनके हैंडराइटिंग का नोट्स तैयार होता है, तो वो उनके लिए बहुत फायदा होता है। ठीक है, ये सुविधा एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये चीजें हो गई, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का पोर्शन। अब आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। हिस्ट्री में सिर्फ 3 एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको प्राचीन की पढ़नी है, आपको मध्यकालीन की पढ़नी है, और आपको आधुनिक की पढ़नी है। ठीक है, आधुनिक की पढ़नी है। अब यहाँ पर प्राचीन में आप किसकी पढ़ेंगे, तो प्राचीन में राम शरण शर्मा की पढ़ेंगे। इसके भी पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन शायद अब पुरानी एनसीईआरटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इनकी बुक आने लगी है, इनकी बुक को आप लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास को आप किससे पढ़ेंगे, सतीश चंद्र से पढ़ेंगे, और आधुनिक इतिहास को आप विपिन चंद्र से पढ़ेंगे, विपिन चंद्र से। ठीक है, तो ये 3 आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आधुनिक इतिहास के बाद का भारत आपको क्लास नोट्स द्वारा, सर है हमारे यहाँ, उनके द्वारा दिलवाया, मतलब वे आपको देंगे या वे आपको पढ़ाएंगे। और जो आपका विश्व इतिहास है उसकी एनसीईआरटी मत पढ़ना, उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एकदम सिलेक्टेड चीजें दी जाएगी, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। अभी जो करंट का एग्जाम हुआ, मैंने बहुत कम चीजें दी इनको, बहुत सिलेक्टिव चीजें दी, लेकिन उन्हीं सिलेक्टिव चीजों से ही इनको प्रश्न मिल गए सारे बच्चों को। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूं कि चीजें बहुत सारी तो है मार्केट में, बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन किसको पढ़े किसको छोड़े, अगर यही बात समझ में आ गई तो एग्जाम निकल जाएगा। तो उसी चीज पे हम पकड़ बनाते हैं कि किसको छोड़ा जाए, किसको पढ़ा जाए। तो इस चीज को विशेष ध्यान में रख करके काम किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, इन 3 एनसीईआरटी को इतिहास के संदर्भ में आपको ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इतिहास की भी हो गई, ज्योग्राफी की भी हो गई, और एक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पॉलिटी की। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको सिर्फ 11th की आप 2 पार्ट में आती है, इसके दोनों पार्ट की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। और अगर बेस मजबूत नहीं है तो 8th से लेकर के 11th तक की न्यू पढ़ना है। पॉलिटी में न्यू पढ़ना है, पुरानी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी में जितना कोशिश हो पुरानी पढ़ो, लेकिन पॉलिटी में जितना कोशिश हो नहीं पढ़ो। तो इसमें आपको नई तो आसानी से सबको मिल जाएगी, तो नई एनसीईआरटी किसके लिए पढ़नी है, आपको पॉलिटी के लिए पढ़नी है। बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए वैसे तो क्लास नोट्स हमारे यहाँ का पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर इसमें एनसीईआरटी मैं पढ़ने के लिए प्रिफेयर करूं तो इकोनॉमी की, इकोनॉमी की आप 9 से 11 तक की न्यू वाली एनसीईआरटी को पढ़ लेना। बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत मोटी नहीं होती है, पतली होती। 11 की थोड़ी सी मोटी रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन शब्द दूर दूर रहते हैं तो वो ऐसी लगती है मोटी, लेकिन मोटी नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमी की आप क्या करेंगे, 9 से 11 तक की न्यू एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। अब इन एनसीईआरटी को पढ़ने का पैटर्न और तरीका क्या है, तो सबसे पहले कि इनको कितने टाइम पढ़े, पहली बात, और इसको किस तरीके से पढ़े। तो आपको देखो, एनसीईआरटी से बच नहीं सकते, और एनसीईआरटी से पढ़े बिना ना वो आपको मेंस में मदद हो सकती है, ना आपको पीटी में मदद हो सकती है। ठीक है, हमारे कई छात्र अभी वही कह रहे थे कि मैडम अच्छा हुआ एनसीईआरटी पढ़ने आपने बोला, ज्योग्राफी में डायरेक्ट प्रश्न एनसीईआरटी से मिले। तो एनसीईआरटी ना कि सिर्फ आपको पीटी में मददगार है, बल्कि ये आपको मेंस में भी मददगार है। मेंस में भी कैसी है, बहुत बहुत मददगार साबित होती है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है।
एनसीईआरटी को कितने टाइम पढ़े? अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, आप घर पर ही रहते हैं, तो आपका उद्देश्य पढ़ने के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। पढ़ने के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ पढ़ना। अगर आप घर पर है तो घर पर है तो आप कितना पढ़ सकते हैं? तो प्रत्येक एनसीईआरटी को आपको कितने बार पढ़ना है? 10 बार। 10 बार से एक बार भी कम से काम नहीं चलेगा। अगर तैयारी को मजबूत बनाना है और तैयारी को बेहतर बनाना है और आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, तो अल्लम ठल्लम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अल्लम ठल्लम से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे उतर पे। जैसे हम अधिकारियों को बोलते हैं ना कि ऐसे बैठे बैठे थोड़ा ना काम होता है, ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखोगे जब पता चलेगा। हम नेताओं को बोलते हैं कि ऐसे कुर्सी पर बैठे बैठे आराम करते हैं, कुछ काम थोड़ा ना होता है। ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे जब समझ में आएगी कि जनता की क्या समस्या है क्या नहीं। तो वही आपसे मेरा भी कहना है कि ऐसे सोचने से कि हाँ एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार पढ़ के काम चलाऊ काम नहीं करना है। काम ऐसा करना है जो आपको परफेक्शन दे, जो आपको, देखो, संतुष्टि के लिए मत पढ़ो कि हमने पढ़ लिया। पढ़ने के लिए पढ़ो कि हमको पढ़ना है ना, तो वैसे ही पढ़ना है। तो वैसा पढ़ने के लिए, वैसा दिमाग में हर चीज बैठालने के लिए आपको किसी चीज को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम रिवाइज करने का मतलब क्या है? कि उस चीज को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो बार बार पढ़ने का मतलब क्या है? कि एनसीईआरटी कम से कम आपको 10 बार पढ़ी होनी चाहिए। एनसीईआरटी कितने बार? कम से कम 10 बार। यानी कि आपका दिमाग एनसीईआरटी को लेकर ऐसा हो जाना चाहिए कि आपके सामने कोई बात रखी गई तो आपके दिमाग में आ जाए कि ये किस टॉपिक के इस साइड पे था, कि इस साइड पे था, कि छोटे से डब्बे में था। इस तरीके से आपके दिमाग में पूरी इमेज छप जानी चाहिए। ठीक है, आज हमसे कोई बोलता है जैसे कोई टॉपिक आता है, कुछ आता है, तो एनसीईआरटी का वो टॉपिक का है, तो पूरा बकायदा दिमाग में इमेज घूमने लगती है कि हाँ ये एनसीईआरटी का ये पृथ्वी की संरचना से संबंधित टॉपिक है। इसके बारे में अगर इस अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो इसके सेकंड पेज में जाकर के देखेंगे आप, साइड में ऐसा डब्बा है, वहां पर ये रखा हुआ है। उसकी आकृति फर्स्ट पेज में, पृथ्वी की आकृति कहाँ है? तो फर्स्ट पेज में आप देखेंगे सबसे नीचे की ओर उसकी आकृति जमी हुई है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में कब बैठेगा? जब बैठेगा जब आप एनसीईआरटी को 10 बार पढ़े होंगे। तो बिना लापरवाही बरते, बिना कुताही बरते आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये अकेले आपको ऐसा लग रहा होगी कि एनसीईआरटी से ही क्या एग्जाम निकल जाएगा? हाँ, एनसीईआरटी से ही एग्जाम निकलेगा। बस एनसीईआरटी के साथ 2 से 4 बार या 5 बार मैं बोलूं, अगर आपने इसके साथ क्लास नोट्स हमारा पढ़ लिया। देखो, एनसीईआरटी में जो पैटर्न दिया हुआ है, जो तरीका दिया हुआ है, वह आपका किस प्रकार का है कि वह आपको एक कहानी के थ्रू बांधने का प्रयास करती है। एनसीईआरटी आपको क्या करती है? एक कहानी में बांधने का प्रयास करती है। और टेक्स्ट बुक, चूंकि अब 10 बार पढ़ के आप कहानी में बंध चुके हो, आपको आवश्यकता नहीं है अब और कहानी को समझने की। अब टेक्स्ट बुक क्या करेगी? टेक्स्ट बुक या क्लास नोट्स क्या करेगा? उस कहानी को परफेक्शन प्रदान करेगा, उस कहानी को लेयर प्रदान करेगा, उस कहानी को सटीकता प्रदान करेगा। तो जो ये सटीकता आपको चाहिए, एनसीईआरटी तो कोई भी पढ़ लेगा घर में बैठ के, चलो मैंने बता दी, ठीक है एनसीईआरटी पढ़ लो, जाके पढ़ लोगे आप, बराबर 10 बार पढ़ लोगे। 10 बार पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आने लगेगी, उसमें कोई देरी नहीं है। लेकिन जो मेंस के प्रश्न आएंगे उनको आप समझेंगे कैसे? उनको आप सॉल्व कैसे करेंगे? कहां से कौन सी चीज उठानी है, कहां पर कौन सी चीज बंद करनी है या रख देनी है, वो चीज आपको कैसे समझ में आएगी? तो वो चीज आपको क्लास नोट्स से समझ में आएगी। और एक और 900 प्लस अगर अंक चाहिए आपको मेंस में, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम एक ये है कि आपको क्या करना है? प्रतिदिन कम से कम 5 प्रश्नों का उत्तर लेखन करना है। आए चाहे ना आए, प्रश्न को रखा, प्रश्न को देखा, प्रश्न को देखने के बाद आपको वो प्रश्न जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ लग रहा है, जैसे आप नए हैं, मैं उसके लिए बता रही हूं, ठीक है, आपको
प्रतिदिन पहली बात 5 प्रश्नों का उत्तर लेखन करना है। इन 5 प्रश्नों का आप उत्तर लेखन कैसे करेंगे? बैक ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, बीपीएससी के उठा लो, यूपीपीसीएस के उठा लो, ठीक है, और एमपीपीएससी के उठा लेना, क्योंकि यूपीएससी के उठाओगे तो शुरू में हैवी हो जाएगा। तो हैवी पहले हैवी पे नहीं जाना है, पहले आसान पे जाना है। तो आसान पे जाने के लिए एमपीपीएससी के आप प्रश्न पत्र उठाएं, यूपीपीसीएस के आप प्रश्न पत्र उठाएं और बीपीएससी के आप प्रश्न पत्र उठाएं। बस ये 3 स्टेट ही काफी है। यहां से आप एक प्रश्न को उठा लिए, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूं आप जीरो है, आपको कुछ नहीं आता है। आपने एक प्रश्न को उठाया, आप सिंधु घाटी सभ्यता के भौतिक लक्षणों को बताइए, ऐसा उठाया, या सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक विशेषता या धार्मिक विशेषता इनको बताए, या नगरीय विशेषता बताए, ऐसे करके आपने एक प्रश्न उठा लिया। आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप क्या करोगे? प्रश्न उठाने के बाद उससे जो रिलेटेड टॉपिक है उस टॉपिक को आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड टॉपिक को आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड टॉपिक को आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आप उस किताब को बंद कर दे। ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अब प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, प्रश्न की भाषा को समझे। प्रश्न की भाषा को समझने के बाद आप उत्तर लेखन लिखना शुरू करें। शुरुआत में आप शब्द सीमा में बिल्कुल नहीं बंधेंगे, शब्द सीमाओं में नहीं बंधना है। शुरुआत में 2 महीना, कम से कम 2 महीना शब्द सीमाओं में ना बंधे। शब्द सीमाओं से परतंत्र होकर शब्द सीमाओं से स्वतंत्र होकर आपको क्या करना है? अपने उत्तर को लिखना है। अब चाहे वह प्रश्न आपका चाहे 125 शब्दों में पूछा गया हो या 200 शब्दों में पूछा गया हो, इसमें आपको नहीं बंधना है। अगर आपके शब्द जा रहे हैं 400 तक, 400 ले जाओ। अगर आपके शब्द जा रहे हैं 300 तक, 300 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसको हिसाब देना है? अपने दिमाग को खोलना है। क्या करना है? अपने दिमाग को खोलना है, अपने दिमाग को वहां तक ले जाना है जहां तक कोई ना ले जा पाए। सोचना है, तरह तरह की चीजें सोचना है। इसका आज की डेट से उसका कनेक्शन करना है, वर्तमान परिस्थितियों से उसको कनेक्ट करके सोचना है, प्राचीन परिस्थितियों से उसको कनेक्ट करने की सोचना है। जैसे महिलाओं के बारे में कुछ आता है तो प्राचीन काल में, जैसे वैदिक युग में या सिंधु घाटी सभ्यता में या ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आके महिलाओं की क्या स्थिति बनी, 19वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति बनी, ठीक है। इन सब स्थितियों का मुआयना करते हुए आधुनिक भारत में आज महिलाओं की क्या स्थिति है राजनीति के क्षेत्र में, और अलग अलग जो क्षेत्र है उन सब में क्या स्थितियां हैं, इन सब चीजों का या दिमाग को खोलो, सोचो। और ये सोच कैसे आएगी? जब शब्द सीमा से परे होकर के लिखोगे। शब्द सीमा में कब बंद होगे? शब्द सीमा में जब आप प्रश्न को समझने के काबिल हो जाएंगे, जब आप प्रश्न की भाषा को समझ पाएंगे, जब आप ये समझ पाएंगे कि आपको प्रश्न कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है, तब आप शब्द सीमाओं को यूज करें। यानी फिर जितनी सीमा में आंसर दिया गया उतनी सीमा में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब हमारी तरफ से लगातार 5 प्रश्नों का उत्तर लेखन करवाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह आपको कराया जाएगा, है ना। तो और उसका फिर फॉर्मेट वगैरह भी आपको दिया जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है, कैसे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी आपसे लगातार प्रतिदिन। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहे कि ये सब होगा कैसे। तो ये सब हमारे द्वारा कराया जाएगा बिना किसी समस्या के, बिना किसी बाधा के। ये काम डेली होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बात हो गई। अब ठीक है, अब जो मेरा सब्जेक्ट है वह है आपका ज्योग्राफी, और अब मैं ज्योग्राफी के थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक की बात से आप सहमत हो मेरी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताइएगा, यहाँ तक आप लोगों को बात मेरी समझ में आई? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न भी मेरे सामने रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो तो। चलो अब आगे अपन अपने विषय की शुरुआत करेंगे। तो अपने विषय की शुरुआत में मेंस जीएस पेपर 2 भूगोल, ठीक है। इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम इसके सिलेबस को समझते हैं। इसको समझेंगे
हम इसके सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस क्या है भूगोल का। भूगोल, ठीक है, सबके पास सिलेबस होना चाहिए। मेंस का, ऑप्शनल का, जो भी आप लेना चाहते हैं, आपके पास सिलेबस पहले से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब आप अध्ययन पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे भूगोल का, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन जैसे जल हो गए, आपके मिट्टी हो गई, वन्य जीव, ये सब हो गए। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन ये आपको देखना है, ठीक है। जल, मिट्टी, वन्य जीव, भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में, भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पर एक प्लस और चीज जुड़ जाती है आपकी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में, दक्षिण पूर्व। बिल्कुल, ऑप्शनल क्या है रवि जी आपका? ऑप्शनल क्या है आपका, ये बताए। ऑप्शनल बताएंगे तो मैं बता पाऊंगी, ठीक है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में, इसमें भारत की विशेष स्थिति को देखना है आपको, भारत की विशेष स्थिति को आपको देखना है, ठीक है। चलो, ये हो गया। अगली बात, बिल्कुल बिल्कुल होगी, ऑप्शनल का बैच भी चलता है रवि प्रताप जी, ऑप्शनल का बैच भी चल रहा है और आंसर राइटिंग बिल्कुल होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। चलो, अब यहाँ पर ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका ये है कि इसमें आपकी भौतिक भूगोल की कुछ जानकारी आपको चाहिए। किसकी जानकारी चाहिए? भौतिक भूगोल की कुछ जानकारी चाहिए। भौतिक भूगोल की जानकारी में आप देखेंगे कि आपको जैसे कि क्या क्या मिलेगा? भूकंप मिलेगा, ज्वालामुखी मिलेगी, ज्वालामुखी, भूकंप ऐसे लिखा हुआ आपके सिलेबस में, सुनामी हो गया, चलो ये तो सागरी उसमें ओशनोग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा ये वाला टॉपिक। इसके अलावा आपका जो हो गया मतलब भूकंप, ज्वालामुखी है ना, चक्रवात हो गया आपका, चक्रवात हो गया, महासागरी धाराएं हो गई, महासागरी धाराएं हो गई, हिम हो गया, सरिताएं हो गई, इन सबको अभी इसको मैं डिकोड करूंगी, अभी इसको मैं डिकोड करूंगी, ये आपके अभी इसको मैं डिकोड करूंगी क्योंकि टॉपिक मैं यहीं से स्टार्ट करने वाली हूं भौतिक भूगोल से, ठीक है। तो अभी इसको तोड़ेंगे कि क्या इसमें जो दिया है सिर्फ वही पढ़ के काम चल जाएगा कि इसके आगे पीछे मिला करके आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अभी डिकोड किया जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, ये कुछ टॉपिक है। इसके अलावा सामुद्रिक संसाधन आपको पढ़ने हैं, सामुद्रिक संसाधन आपको पढ़ने हैं, सामुद्रिक संसाधन उनकी संभावना, संसाधन उनकी संभावना, इसी के संदर्भ में जो डीप ओशन मिशन आया है, डीप ओशन मिशन आया है, ये भी आपको इसी के संदर्भ में मैं यहीं पर टॉपिक से जोड़ करके आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या है? इसके अलावा आपको राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक भूगोल में आप क्या देखेंगे? राजनीतिक भूगोल में आप देखेंगे जैसे आपकी सीमाएं हो गई, भूगोल जैसे आपकी सीमाएं हो गई, सीमाएं हो गई, भारत के विशेष संदर्भ में ये आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे विस्तार से इन पे चर्चा करूंगी। इसके अलावा जो जनसंख्या, अधिवास, जनसंख्या, अधिवास, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, अभी लास्ट ईयर ही नगरीकरण से भी आपको प्रश्न देखने को मिला था, है ना, स्मार्ट सिटी से भी आता ही रहता है प्रश्न। आपको जनसंख्या, भारत की जनसंख्या नीति के संदर्भ में भी अभी लास्ट ईयर प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न आपको चक्रवात के संदर्भ में अभी लास्ट ईयर प्रश्न आया था। इससे पहले भूकंप, ज्वालामुखी के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, महासागरी धाराओं के बारे में प्रश्न आते हैं, हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में प्रश्न आते हैं, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में प्रश्न आते हैं, सामुद्रिक संसाधनों के बारे में प्रश्न आते हैं। राजनीतिक भूगोल में कम लेकिन फिर भी प्रश्न आते हैं। मुख्य तौर पर जनसंख्या में आपको देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट टाइम अगर देखें 2021 के मेंस का पेपर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश
विशेष के संदर्भ में 4 प्रश्न देखने को मिले थे, 4 प्रश्न देखने को मिले थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संरचनाओं के बारे में पूछा, उद्योगों के बारे में पूछा गया था, है ना, आधारभूत संरचनाओं के बारे में, नगरीकरण उत्तर प्रदेश से जोड़ करके पूछ लेता है, स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश से जोड़ करके, और अभी तो स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तो अभी तो संभावना बढ़ जाती कि इस वर्ष इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न, तो ये सब मैं आपको समय दर समय बताती जाऊंगी, एडिटोरियल भी करवाऊंगी, योजना कुरुक्षेत्र के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कहां से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न जो आपके भूगोल विषय से जुड़े हुए हैं वो करंट से जोड़ करके आपको सब कुछ बताऊंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका इतने में सिलेबस समेटा हुआ है। लेकिन आप सिलेबस को देखें और आप जब इनके अंकों को देखेंगे, पूछने के आयोग के पैटर्न को देखेंगे, तो 100 से अधिक अंकों का ज्योग्राफी पूछा जाता है। कभी कभी 100, देखो एक तरीके से रेशियो रहता है 100 इसका 100 उसका, लेकिन कभी कभी एक आध प्रश्न ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, तो कभी इतिहास का 100 से अधिक हो जाता है और कभी ज्योग्राफी का। अभी लास्ट ईयर देखेंगे तो आप ज्योग्राफी का 100 से अधिक नंबर का प्रश्न पत्र आपके सामने था, ठीक है। दीर्घ उत्तरी भी आते हैं, लघु उत्तरी भी आते हैं, 125 के भी आएंगे, 200 के भी आएंगे, ठीक है। तो इस निश्चिंत रहे, मैं आपको सबके लिए तैयार कराऊंगी, आप बिल्कुल निष्फिक्र होके काम करिएगा। बस पढ़ना है, आपका काम क्या है, आपको पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, और जो क्लास में बताया जाएगा वो काम आपको करना है, और क्लास नोट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। तो अब यहां से हम शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक की, और हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी आपके भौतिक भूगोल से। किससे होगी? भौतिक भूगोल से। अब भौतिक भूगोल को डिकोड करते हैं। भौतिक भूगोल को डिकोड करेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा, देखो समझो यहां पर, क्योंकि सिलेबस में जो बिंदु लिखा होता है सिर्फ उतना ही बिंदु नहीं, उसके आगे पीछे बहुत सारी कहानी छुपी होती है। जैसे आपको भूकंप को समझना है, चलो मैं अभी समझा रही है ना। चलो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारा 1 मिनट। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, जैसा कि आपके सिलेबस में ज्वालामुखी, भूकंप ये सब दिया है, तो मुझे ये बताओ ज्वालामुखी और भूकंप का संबंध किससे है, कैसे होता है? इतना जनरली तो जानकारी होगी, पीटी के लिए तो आपने पढ़ा ही होगा कि ज्वालामुखी अंदर से तरंगे, भूकंप अंदर से तरंगे आती है, धरातल पर टकराती है, धरातल हिलता है और भूकंप आता है, जनरली आप ये जानते होंगे, है ना। तो वही चीज, कौन जिम्मेदार है उस भूकंप के आने के लिए? तो अंदर की ऊर्जा। अंदर की ऊर्जा कहाँ के अंदर की ऊर्जा? पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा। यानी कि आप यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी गतिविधियां होती होगी जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी का जो मैग्मा ऊपर आता है ना, जो ऊपर आने के बाद वो लावा हो जाएगा। जो मैग्मा आपका ऊपर आया, वो मैग्मा जो ऊपर आया पृथ्वी के अंतरतम से ही तो ऊपर आया, तो यानी कि पृथ्वी के अंतरतम में ताप अधिक है या कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे कि अंदर का जो चट्टाने हैं वो मेल्ट हो जाती है और वो ऊपर की ओर आ जाती है। ये सारी जो गतिविधियां आप देख रहे हैं, तो सिर्फ भूकंप और ज्वालामुखी जो सिलेबस में आपके बिंदु दिया है, क्या उसको पढ़ने से काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसकी शुरुआत आपको कहां से देखनी पड़ेगी? तो इसकी शुरुआत भाई साहब आपको देखनी पड़ेगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, पृथ्वी के अंतरतम से, अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से, पृथ्वी के अंतरतम से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बड़ी अच्छी बात आपको ये बता रही हूं कि भाई साहब आपकी ये जो पृथ्वी है, यह जो आपकी पृथ्वी है, ये जो आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी आई कहां से, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। चूंकि ये नॉर्मल जीएस मेंस का है तो मैं इसकी ज्यादा उत्पत्ति के डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन यदि आपका ऑप्शनल होता तो आपको इसके पूरे सौर तंत्र की उत्पत्ति को समझना होता। चूंकि जो ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी किसका भाग है? ये सौर मंडल का भाग है। किसका भाग है? सौर मंडल का भाग है। और सौर मंडल किसका भाग है? ब्रह्मांड का
भाग है, तो ब्रह्मांड तो इसका मतलब कुल मिला के ये इससे जुड़ी है, ये इससे जुड़ा है, यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड से जुड़ी है। इसका मतलब सौर मंडल की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अगर कोई सिद्धांत है तो उस सिद्धांत की व्याख्या से ब्रह्मांड की तो व्याख्या हो जाएगी, साथ ही किसकी व्याख्या हो जाएगी? पृथ्वी की व्याख्या हो जाएगी। किसकी व्याख्या हो जाएगी? पृथ्वी की व्याख्या। लेकिन जीएस मेंस के दृष्टिकोण से यह जरूरी नहीं है कि आप जाने कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो मैं यहाँ आपको डिटेल में बता देती, लेकिन फिर भी नहीं है जरूरी, लेकिन फिर भी आपका धर्म बनता है कि आप बिग बैंग थ्योरी को जाने, बिग बैंग थ्योरी को जाने, महाविस्फोटक सिद्धांत को जाने। वो इसलिए कि बिग बैंग थ्योरी ही है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति की भी व्याख्या करती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति की भी व्याख्या करती है। बिग बैंग थ्योरी से पहले अन्य कई सिद्धांत आए, जैसे कि आपका ज्वरीय सिद्धांत आया, लाप्लास महोदय के सिद्धांत आए, जेम्स एंड जेफरी का ज्वरीय सिद्धांत आया, कांट महोदय का निहारी का सिद्धांत आया, अलग अलग सिद्धांत है, अंतरआकाशीय धूल बादल सिद्धांत आए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आए। इन सिद्धांतों की भूमिका कुछ समय तक रही, लेकिन धीरे धीरे जब उसके आलोक में एक नया सिद्धांत आता गया तो दूसरे सिद्धांत की महत्ता घटती गई और उसके क्रम में जो आने वाले सिद्धांत है उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वैसे ही आने वाले सिद्धांतों में बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत है, महाविस्फोटक सिद्धांत है जॉर्ज लेमेत्रे का, और ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, इस महाविस्फोटक सिद्धांत ने कहीं ना कहीं सटीक तौर पर किसकी? ब्रह्मांड की और पृथ्वी दोनों की व्याख्या करता है। लेकिन 100% ऐसा है ऐसा मैं नहीं कह सकती, ना ही कोई भूगोल वेत्ता कहते हैं, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक का कोई है तो वह है आपका बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत, महाविस्फोटक का सिद्धांत। ठीक, दूसरी बात ये कि महाविस्फोटक सिद्धांत को इतने प्रबल तौर पर मान्यता कैसे मिली, तो महाविस्फोटक सिद्धांत के आक्षेप में या महाविस्फोटक सिद्धांत के पक्ष में कई ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं लगातार, और अभी काम भी चल रहा है। उसके संदर्भ में कई ऐसे वैज्ञानिकों के प्रमाण आए हैं जो बिग बैंग थ्योरी को क्या करते हैं? मान्यता प्रदान करते हैं। बिग बैंग थ्योरी को क्या प्रदान करते हैं? मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं अभी आपको बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी। जनरली थोड़ा बहुत छोटा मोटा इसके बारे में सब जानते होंगे, मैं इसको आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको पढ़ा दूंगी बाद में, कोई इश्यू नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे तो अभी आगे की पूरी घटनाक्रम में बाकायदा समझाऊंगी तो वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, समझाने में मेरे तरफ से, और आपको समझने में भी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि ये चीज तो समझ में आ गई कि आपको कुछ नहीं, बाकी सिद्धांतों को आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग थ्योरी को पढ़ना है, बिग बैंग थ्योरी को पढ़ना है। लेकिन इससे पहले के जो बैच वाले थे मैंने उनको पूरे सिद्धांत पढ़ाए थे, मैंने कहा पढ़ो, समझो, सीखो। ठीक है, कि कैसे ये बिग बैंग थ्योरी आया भी तो आया कैसे, क्या इसके पहले भी और सिद्धांत चल रहे थे? लेकिन अभी मैं सोच रही हूं कि अभी नहीं भी पढ़ाऊंगी तो चल जाएगा, या जिसको पढ़ना ही है, जिसको समझना ही है, तो फिर उनके लिए वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवा दूंगी, तो वो बाकी सिद्धांत को आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी बिग बैंग थ्योरी से। लेकिन बिग बैंग थ्योरी भी मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सीधे टॉपिक से स्टार्ट करूंगी, आपके सिलेबस के टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद इसके संदर्भ में एक चीज और आपको पढ़नी है ज्योग्राफी में, जिसको कहते हैं भूगर्भिक कालखंड, भूगर्भिक कालखंड। और ये जो भूगर्भिक कालखंड है, बहुत से छात्रों को ये बोर लगता होगा, लेकिन मेरे से जो पढ़े हुए छात्र होंगे उनको ये कतई बोर नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मजेदार ये टॉपिक बना के पढ़ाया गया है, इतना मजेदार तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है, इतने कहानियों को जोड़ के, पुराणों को जोड़ के, सत्यव्रत की कथा को जोड़ के, छोटी छोटी मछलियों की कथा को जोड़ के, पक्षियों की उड़ान को जोड़ के, व्यक्ति कैसे एपी से कैसे जाके वो होमो सेपियंस बनता है, ये जो पूरी कथाक्रम को जोड़ करके मैंने पढ़ाया है, मुझे लगता है कि भूगर्भिक कालखंड में जो पुराने छात्र पढ़े हुए हैं उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वो 1 से 2 बार पढ़ते होंगे, उनको चीजें अपने आप रिकॉल हो जाती होगी माइंड में कि कब क्या घटना हुई थी, हाँ अब ये घटना आएगी, हाँ अब ये घटना आएगी। ठीक है, तो ये जो भूगर्भिक कालखंड है ये भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ये आपके सब्जेक्ट का विषय वस्तु नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ही भूगर्भिक कालखंड से आपको प्रश्न आएगा।
सीधा सीधा मैं बता रही हूँ, ये आपके सिलेबस का विषय बिंदु नहीं है। लेकिन पूरे ज्योग्राफी में जब कहीं पर क्रिटेशियस युग आएगा, कहीं पर जुरासिक युग आएगा, कहीं पर थर्ड ओरोजेनी शब्द आएगा, कहीं पर सेकंड ओरोजेनी शब्द आएगा, कहीं पर हिम युग के शब्द आएंगे, तो ये सब जो शब्दावलियां आएगी, इन शब्दावलियों से परिचित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस भूगर्भिक कालखंड का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो भूगर्भिक कालखंड भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये दो बिंदु मेरे पे ड्यू रहे कि ये दो बिंदु आपके सिलेबस का हिस्सा ना होते हुए भी मुझे आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब इतनी बात हो गई। अब हम क्या शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे अच्छा, ये एक चीज मैंने बता दी, मैं सिलेबस पे बात कर रही थी कि भौतिक भूगोल में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी है। जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लेंगे, पृथ्वी के आप इंटीरियर को समझ लेंगे, तो आप क्या समझ लेंगे, आसानी से आपको भूकंप समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आपको ज्वालामुखीता समझ में आ जाएगी। बहुत आसानी से आपको क्या समझ में आ जाएगी, ज्वालामुखीता समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है आपको, इसके अतिरिक्त इसमें और क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पढ़ना ही पड़ेगा, बचा नहीं जा सकता, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना है, विस्थापन सिद्धांत पढ़ना है, भूचुंबकत्व पढ़ना है। बहुत सिलेक्टेड चीजें पढ़ाऊंगी, जबरदस्ती कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। भूचुंबकत्व पढ़ना है, पूरा चुंबकत्व, इसी में डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, हालांकि ऑप्शनल वालों को डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं, बस बता करके काम निकाल लिया जाएगा, जितने में कि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब यहाँ पर महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पीटीटी पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको देखो, अब देखो, जब आपको हिम सरिताएं, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये पढ़ना है, तो आपको क्या जरूरी है आपके लिए कि आपको अपक्षय और अपरदन की जानकारी हो। तो आपको अपक्षय अपरदन वाले टॉपिक पढ़ने हैं, आपको अपक्षय अपरदन की जानकारी हासिल करनी है, तभी तो आप हिम द्वारा, ये अपक्षय से निर्मित, अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है निक्षेपण, अपक्षय अपरदन निक्षेपण, तो हिम सरिताओं द्वारा, सरिताएं, हिम सरिताएं, पवने, इनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, इन स्थलाकृतियों को आपको पहले तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है आपको, तो इसके अलावा इसमें आपको और जैसे कि ये हो गया, है ना। आपको अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां भी पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां पढ़ना है, अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां पढ़ना है। तो ये आपके बिंदु हो गए सिलेबस के, ये आपके सिलेबस, तो ये आपके क्या हो गए, सिलेबस के बिंदु हो गए। तो किन किन बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है, एक आपको पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दूसरा भूकंप, तीसरा ज्वालामुखी, सिर्फ भौतिक भूगोल से मैं बता रही हूँ, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भू चुंबकत्व आपको पढ़ना है, अंतर्जात बहिर्जात शक्ति पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है, अपक्षय अपरदन पढ़ना है, और हिम सरिता पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु हमारा क्या होगा आज का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी आप सुन लो। उस कहानी को सुनते ही क्लास को एंड करेंगे। एंड करने के बाद कल फ्रेश माइंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज इससे पहले एक कहानी इससे आपको बांध के चले जाऊं, ताकि कल यह है कि आप आंतरिक संरचना पढ़ने आए तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो कहानी क्या है भाई, कहानी ये है कि आपको क्या करना है, क्या हुआ था, हुआ ये था कि क्या होती है, बिग बैंग की घटना होती है। क्या होती है, बिग बैंग की घटना होती है। बिग बैंग की घटना होती है आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। किसकी घटना होती है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोटक सिद्धांत होता है, 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोटक सिद्धांत होता है, और 13.7 अरब
अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति होती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति हो जाती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। कई 3,20,000 वर्षों तक लगभग ब्रह्मांड क्या अंधकार में चलता रहता है। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम संलयन करते हैं और प्रकाश ऊर्जा मुक्त होती है। प्रकाश ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा ऊर्जा तो पहले से थी, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा मुक्त होती है। प्रकाश ऊर्जा मुक्त होती है, पहली बार आपका आकाश जगमगाता है और उससे एक तारा बनता है आपका, कौन सा? सूर्य। और सूर्य के विखंडन से ही फिर आज से लगभग 4.7 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति होती है? आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब आपकी पृथ्वी उत्पन्न हुई तो आपकी पृथ्वी कैसी थी? आपकी पृथ्वी एक धधकते हुए गोले की भांति थी। जब आपकी पृथ्वी उत्पन्न हुई तो आपकी पृथ्वी कैसी थी? तो आपकी पृथ्वी थी एक धधकते हुए गोले की भांति, यानी कि एक आग का गोला थी। आपकी पृथ्वी कैसी थी? एक आग का गोला थी। पृथ्वी कैसी थी? आग का गोला थी। ठीक है, अब चूंकि ये इतनी गर्म थी, धीरे धीरे करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के उपरांत धीरे धीरे ये ठंडी होती है। जब कोई गर्म वस्तु ठंडी होती है तो आप देखते होंगे कि उस गर्म वस्तु के ऊपरी धरातल पर क्या, उसके ऊपरी भाग पर क्या जमने लगती है? पपड़ी जमने लगती है। दूध को कभी ठंडा होते देखा है? दूध जब ठंडा होता है तो गैस ऊपर की ओर उठती है और उसके ऊपर क्या जमने लगती है? मलाई की पपड़ी जमने लगती है। तो ऐसे ही जो आपकी पृथ्वी आग का गोला थी, ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही है, इसका मतलब इसकी गैस क्या हो रही है? ऊपर की ओर मुक्त हो रही है। अपनी गैस को ऊपर की ओर मुक्त कर रही है। ये शीतलीकरण की प्रोसेस कर रही है। ठीक है, ये शीतलीकरण कर रही है, ठंडी होने की प्रोसेस में लगी हुई। तो जब इसकी गैसें ऊपर मुक्त होगी धीरे धीरे और इसका ऊपरी भाग में क्या जमने लग जाएगी? तो इसके ऊपरी भाग में एक ऐसी तह, एक लेयर जमने लग जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध के ऊपर क्या जमने लग जाती थी? आपकी पपड़ी जमने लग जाती थी, मलाई जमने लग जाती थी। तो इसी प्रकार से पृथ्वी जब उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसकी ऊपरी परत में क्या जमने लगती है? तो इसकी ऊपरी परत में पपरपटी जमने लगती है, पपड़ी जमने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूपरपटी कहते हैं। तो ये पपरपटी जमी। अब चूंकि पृथ्वी तो अभी ऊपर से ही ठंडी हुई है, अंदर से तो वो गर्म ही है। पृथ्वी अभी आपके अंदर से तो गर्म ही है, तो अब अंदर से इसको ठंडा होने में तो बहुत समय लगेगा। और वैसे भी इसके ऊपर क्या जम गई? पपरपटी जम गई, तो इसमें और अधिक समय लगेगा। तो धीरे धीरे जब गैस इस पपरपटी के जमने की वजह से गैस बाहर नहीं निकल पाई, तो इस गैस एक जगह जमा होकर लगातार ऊपर की ओर प्रसार करते हुए इस पपरपटी को तोड़ करके क्या करने लगी? इस पपरपटी को तोड़ करके बाहर आने का प्रयास करने लगी। ये गैस है जब पपरपटी बनने की वजह से ऊपर मुक्त नहीं हो पा रही थी, तो ये इस पपरपटी को तोड़ करके ऊपर आने का प्रयास करने लगी। जब इस पपरपटी को ये गैस तोड़ करके, क्योंकि बहुत सारी गैस जमा हो गई है, अब ये बाहर आएगी, इतनी सारी जमा गैस तो एकदम फोर्स के साथ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पपरपटी को तोड़ के ऊपर आने का प्रयास कर रही थी ये गैस, तो इस पपरपटी टूटी और यहाँ पर इसके साथ अंदर का जो लिक्विड पार्ट था, अंदर का जो लिक्विड था वो क्या हो गया? ऊपर की ओर आ गया। और ऊपर की ओर जब आ जाएगा अंदर का लिक्विड पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया? समझ लो, शील्ड। चूंकि उस समय जो लिक्विड ऊपर आता था, शुरुआती दौर में जो लिक्विड ऊपर आता था, वह लिक्विड कैसा होता था? बहुत ही तरल होता था। इसलिए जो प्राचीन समय में, यानी बहुत पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब जो ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ है, उन ज्वालामुखी से शील्डों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? शील्ड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लावा ऊपर आके क्या बनाने लगा? ये शील्ड बनाने लगा। यहाँ पर भी ये तोड़ के ऊपर आया, क्या बनाने लगा? शील्ड बनाने लगा। तो ऐसे बहुत सारे शील्डों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ऐसे शुरुआती दौर में जो ज्वालामुखी क्रिया हुई, इनसे क्या हो गया?
बहुत सारे शील्ड का निर्माण हो गया। अब ये जो शील्ड बने, देखो अब एक चीज और को पकड़ना है यहाँ पर, अभी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो ना अभी महासागर बने हैं, ना ही अभी वायुमंडल बना है, अभी वायुमंडल बनेगा। अभी सिर्फ सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद किसी का विकास हुआ था, तो वह आपकी पपरपट्टी का विकास हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से गैस लगातार विमुक्त हो रही थी, लगातार विमुक्त होने के क्रम में क्या हुआ कि पृथ्वी का, चूंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण कम था, लेकिन जितना भी था उतना गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त था कि वो किसको करे, हवाओं को रोके। तो इससे जो गैस निकल रही थी, ये गैस के बादल पृथ्वी के थोड़े बहुत गुरुत्वाकर्षण से बंध के इसके चारों ओर क्या होने लग गए, इसके चारों ओर जमा होने लग गए। तो इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर गैसों के जमाव से क्या निर्मित हो गए, बादल निर्मित हो गए। ये जो बादलों का ग्रुप बना, ये जो बादलों का इकट्ठा बहुत समूह बना, इस समूह ने एकाएक करोड़ों वर्ष, ये आरंभिक वायुमंडल है। एक बात याद रखना, ये कैसा है, ये आरंभिक वायुमंडल है, और आरंभिक वायुमंडल में अभी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प, इस प्रकार की जो गैसें हैं वही जमा हो रही है। अभी ऑक्सीजन, आरंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये गैस है, इसके गुरुत्वाकर्षण से बंधी और यहाँ पर इन्होंने बादलों का निर्माण किया। ये बादल संघनित हुए और लगातार करोड़ों वर्षों तक क्या करते रहे, निरंतर वर्षा करते रहे। करोड़ों वर्षों तक निरंतर लगातार क्या होती रही, वर्षा होती रही। अब इन करोड़ों वर्षों की निरंतर वर्षा के दौरान क्या होगा, ये जो शील्ड के बीच के क्षेत्र है, चूंकि पपरपट्टी अभी कमजोर है तो कई जगह से पपरपट्टी टूटी होगी, कई जगहों पर जल जमा हुआ होगा। इन शील्डों के बीच का एरिया जो ये खाली पड़ा है, यहाँ पर जल जमा हो गया। अब ये बताओ, लगातार जब ऐसे वर्षा होकर, करोड़ों वर्षों से वर्षा होकर रह जाएगी, तो इसके ऊपरी भाग का जो तापमान है वो एकदम कम हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, हिमयुग आ जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या आता है, पहला हिमयुग आ जाता है। पहला हिमयुग आपका आ जाता है प्री कैब्रियन, कैब्रियन काल में ही आपका पहला हिमयुग आ जाता है, अंतिम में, ठीक है। उसके बाद जाके ये प्री कैब्रियन काल में क्या होगा, कम होता जाएगा। चलो अब यहाँ पर ये चीज हो गई। ऐसे ही लगातार फिर धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी, यहाँ पे जमा होगा, और चूंकि पृथ्वी अभी कैसी है, पृथ्वी अभी गर्म है, तप्त है। पृथ्वी अभी कैसी है, पृथ्वी अभी गर्म है, तप्त है। तो इसके जो पदार्थ है, चूंकि पदार्थ से ही सारा कुछ निर्मित हुआ है, तो पृथ्वी में उपस्थित पदार्थों ने जो ये इनके पास जल आया, इस जल में क्या कर दिए, अपना लवण घोल दिए, अपने पदार्थ घोल दिए, मेल्ट कर दिए। जो जल में घुल सकते थे वो घुल गए, और घुलने के बाद तभी तो सागर का पानी आपको खारा क्यों लगता है, इसलिए तो लगता है कि जो आरंभिक वर्षा हुई थी उस दौरान इसके जो लवण थे वो सब जल में घुल गए थे, जल में घुल गए थे, ठीक है। तो यानी कि धीरे धीरे वायुमंडल अब विकसित होता जाएगा, धीरे धीरे विकसित होगा। इस तरीके से लगातार बार बार वर्षा होगी, इसके बाद हिमयुग समाप्त होगा, फिर वर्षा होगी, फिर हिमयुग समाप्त होगा, फिर वर्षा होगी। ऐसे करके लगातार तापमान भी बढ़ता जाएगा, एकाएक तापमान भी बढ़ता जाएगा, और एकाएक हिमयुग भी, यानी करोड़ों वर्षों में लगातार ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। भूगर्भिक कालखंड में बढ़ाऊंगी फिर अच्छे से, है ना, विस्तार से। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पानी जमा हो गया, जल जमा हो गया, क्या जमा हो गया, जल जमा हो गया। इसी जल में, कहीं पर जमा जल में धीरे धीरे क्या शुरू होता है, पल्सेशन शुरू होता है। वायुमंडल बन गया, जलमंडल बन गया, अब धीरे धीरे क्या शुरू होगा, इनमें पल्सेशन शुरू होगा, यानी श्वसन की क्रिया। एक छोटा सा कोई कीट कीड़ा जन्म लिया, उसने पल्सेशन की शुरू क्रिया करना आरंभ किया। क्योंकि जो ये जल था, इसमें जो लवण घुले थे उसमें जैसे अमीनो अम्ल और एमिनो अम्ल, प्रोटीन वगैरह, तो ये सारा मिक्स होकर क्या बना, एक जीव का निर्माण, एक छोटे से जीव का निर्माण हुआ। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पर अगर आपके घर में ज्यादा दिनों तक पानी पड़ा रहता है तो उसमें पता नहीं कहां से काले से या सफेद से छोटे छोटे जीव पनप जाते हैं, तो वैसे ही जीव पनप गए। उन्हीं जीव ने अपनी जैसी कई प्रजातियां बनाई, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई। उसके बाद शैवाल आया, है ना। इसके बाद
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण की जैसे ही क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके अलावा जो पानी है H2O, उसका भी विखंडन होगा, उससे भी आपकी ऑक्सीजन वायुमंडल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से बाद में आपके ऑक्सीजन वायुमंडल में आती है, ठीक है। बाकी भूगर्भिक कालखंड में इसको मैं बहुत विस्तार से समझा दूंगी, उसके बारे में हम निश्चिंत रहे, है ना। तो इतनी चीजें हुई, ऐसे करके जीव भी आ गया, ऐसे करके वायुमंडल का भी विकास हो गया, ऐसे करके आपके जलमंडल का भी विकास हो गया। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और वर्तमान में जो आपको पृथ्वी दिखाई देती है, और वर्तमान में जो आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, ये करोड़ों वर्षों की उसकी प्रक्रिया के दौरान आज वर्तमान में पृथ्वी की जो स्थिति है वो आपको नजर आती है। अब यहाँ पर जरूरत क्या है इसको बताने की, जरूरत बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि पृथ्वी शुरुआत में क्या थी, आग का गोला थी, तप्त धधकता हुआ गोला थी, ठीक है। तो ये जो आग का गोला है, अभी जो कल के टॉपिक अपना स्टार्ट होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उस आग के गोले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, गैसीकरण की प्रोसेस, गैस विमुक्तिकरण की प्रोसेस होगी, लिथिफिकेशन की प्रोसेस होगी, मैग्मा डिफरेंशिएशन की। तो ये सब मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगी। आज के लिए बस इतना। और अभी तो यहाँ पर जब ये धीरे धीरे ठंडी होगी तो ये कई प्रोसेस करेगी, और ये जो प्रोसेस करेगी ये प्रोसेस आज वर्तमान में भी जारी है। तो इन सब पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग सुने, बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा, किसी को कोई डाउट या कोई प्रश्न उठ रहा हो तो। फिर आज की क्लास समाप्त करें, बाकी फिर हम लोग कल पढ़ते हैं। चलो, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कक्षा को समाप्त करते हैं फिर आज की।